जेम्स ने शराब का घूंट भरते हुए सामने बैठे कार्टर से मुखातिब होते हुए कहा, मैं अब भी तुमसे मायूस नहीं हूँ। मुझे मालूम है कि तुम्हारी सलाहियतों को जंग नहीं लगा, बल्कि तुम्हारी अज़वाजी ज़िंदगी ने इन्हें मुतासिर कर दिया है। मैं तुम्हें लूसी से शादी करने से मना करता रहा था, लेकिन तुम इसकी खूबसूरती से इतने मुतासिर हो गए थे कि मेरी बात को नज़रअंदाज कर दिया। अब मेरी बात तवज्जो से सुनो। मैं जिस प्रोडक्शन के लिए काम कर रहा हूँ उसे 10 इक़सात पर मुश्तमिल टीवी चाहिए। मैंने प्रोडक्शन में मौजूद तमाम अफराद की मुखालफत मोल लेकर प्रोड्यूसर को तुमसे ड्रामा लिखवाने के लिए राज़ी किया है। मेरे एतबार को ठेस न पहुँचाना, वरना हम दोनों गुमनामियों के अंधेरे में गुम होकर रह जाएंगे। कार्टर बोला, मैं तुम्हारे एतबार पर पूरा उतरने की कोशिश करूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे मुनासिब माहौल की ज़रूरत है। लूसी के होते हुए मैं कलम उठाने के मुतल्लिक सोच भी नहीं सकता। वो आफत की पुरकाला है, मुझे पहले इससे निजात दिलवाओ। जेम्स ने तरहम अंगेज निगाहों से इसकी तरफ देखते हुए पूछा, लेकिन मुझसे क्या चाहती हो? मैं तुम्हें लूसी से निजात नहीं दिलवा सकता हूँ। वो तुम्हें छोड़ेगी नहीं, क्योंकि इससे तुमसे बेहतर शोहर नहीं मिल सकता। कार्टर रद्द कर देने वाले लहजे में बोला, तुम ठीक कहती हो। वो एक चुड़ैल के मानने मुझसे चिमट चुकी है। मैं कब का इसे छोड़ चुका होता, अगर गुज़श्ता चंद सालों में नाकामियों के बाद मुझे इसका मोहताज न होना पड़ता। मेरे घर के तमाम अखराजात माँ बिल्लों की अदायगी के लूसी के मकान से आने वाले किराए से पूरे होते हैं। अगर मैं इसे छोड़ दूँ तो मेरा गुजारा मुमकिन नहीं। जेम्स ने शराब का घूंट भरते हुए कहा, तो फिर मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ जिसकी बदौलत एक यादगार सीरियल बन सके। मुझे अपने जहनी तनाव को दूर करने के लिए तन्हाई की अशद ज़रूरत है। जैसे मेरी दिमागी हालत एतदाल पर आई, मैं वो तहरीर सफ़ाई किरतास पर बिखेर दूंगा जिसे तुम्हारा प्रोड्यूसर भी फरामोश नहीं कर सकेगा। तो फिर इस मसले का हल मेरे पास मौजूद है। जेम्स बोला, तुम चंद दिनों के लिए शहर से बाहर वाक़ मेरे ज़ाती मकान में मुंतकिल हो जाओ। मुझे यकीन है कि वहाँ की तन्हाई तुम्हें मुतासिर करेगी और तुम जल्द ही अपनी दिमागी सलाहियतों का बेहतरीन तरीके से मुजाहरा कर सकोगे। कार्टर ने बोतल में बच जाने वाली शराब हलक में उंडेल ली, फिर आस्तीन से अपने होंठों को पूंछते हुए बोला, चलो ये मसला भी हल हो गया, लेकिन लूसी का क्या करूं? तुम जानते हो वो मुझे बाजार भी तनहा नहीं जाने देती। आज भी वो मेरे साथ यहाँ आ रही थी और मुझे इससे झूठ बोलना पड़ा कि मुलाकात के दौरान क्लिप्स मुझे दिखाने के लिए लाइट्स बंद कर दी जाएंगी, इसीलिए कुछ देर के लिए कमरे में गुप्त अंधेरा तारी हो जाएगा। तब भी वो मुझे अकेले यहाँ भेजने पर राजी हुई, क्योंकि इसे अंधेरे से खौफ आता है। जेम्स इस दफ़ा झंझलाए हुए लहजे में बोला, तुम्हारी ज़िंदगी बहुत काबिल रहम है। मेरा मशवरा मानो तो किसी कातिल को हायर करो और लूसी का खात्मा करवा दो, वरना चंद ही दिनों में पागल हो जाओगे। मैं तुम्हें इसका नंबर भी दे देता हूँ। कार्टर के चेहरे पर बेचारगी भरे असरात पैदा हुए। वो ठंडी सांस भरते हुए बोला, नहीं, ये नहीं हो सकता। अगर वो मर गई तो इसकी वसीयत के मुताबिक मकान ट्रस्ट के हवाले कर दिया जाएगा, और तुम जानते हो कि मुझे लिखने लिखाने के सिवा कोई और काम नहीं आता। मैं अपने लिए रोज़गार कैसे पैदा करूँगा? चंद दिन पहले मैंने नौकरी की कोशिश की, तब नशे के दौरान न सिर्फ क्लाइंट से बदतमीजी बल्कि थप्पड़ भी रिसीव कर दिया। दूसरे दिन मुझे नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। जेम्स को हैरत हुई। वो कार्टर से इस हरकत की तवक्को नहीं कर सकता था, लेकिन वो ये भी जानता था कि नशे के दौरान आदमी बेइख्तियार हो जाता है और उसे मालूम नहीं पड़ता कि वो क्या कर रहा है। अगर कार्टर ने वो सब कुछ किया जिसके मतलब वो बता रहा था, तो इसमें शक नहीं था कि इसने वाकई ऐसा किया होगा। कार्टर दोबारा बोला, मेरे ख्याल में मैंने लूसी का गुस्सा क्लाइंट पर निकाल दिया और कंपनी वालों ने इस हरकत के एवज मुझे नौकरी से निकाल दिया। जेम्स ने शिशोपंज में मुतला होते हुए पूछा, तो तुम फिर अब मुझसे क्या चाहती हो? मैं मकान में 1 महीने के लिए तुम्हारे खाने पीने का इंतजाम कर देता हूँ। रही तुम्हारी बदमिजाज बीवी की बात, तो इससे छुटकारा के लिए मैं इससे ज़्यादा कुछ और नहीं कर सकता कि मकान की बिजली कुछ दिनों के लिए कटवा दूँ। वो अंधेरे से हाइफ है, इसलिए तुम्हारे साथ मकान में रहने से इजतनाब करेगी। कार्टर बेख्तियार अपनी रान पर हाथ मारते हुए बोला, तुम्हें मेरा मसला हल कर दिया है। वो वाकई अंधेरे में मकान में रहने से इनकार कर देगी, लेकिन तुम्हें इस वजह से चंद दिनों के लिए बिजली कटवाना होगा, और मैं तुम्हें नुकसान नहीं देना चाहता हूँ। जेम्स मुस्कुराते हुए बोला, मुझे नुकसान नहीं होगा। मैं मकान का सिर्फ फ्यूज़ निकाल दूंगा। लूसी के जाने के बाद वापस लगा लेना। अब बताओ कि मकान में शिफ्ट कब होना है, ताकि मैं बंदोबस्त कर सकूं। कार्टर सोच में पड़ गया। लूसी के मोटे दिमाग को कंट्रोल करना कोई आसान बात नहीं थी। इससे कुछ बैद नहीं था कि वो अंधेरे मकान में भी 1 महीना कार्टर के साथ रहने की हामी भर लेती। वो जिद में कुछ भी कर सकती थी, लेकिन कार्टर के पास ये आखिरी मौका था। वो उसे खोना नहीं चाहता था। कुछ देर सोचने रहने के बाद वो बोला, अगर मैं कल ही मुंतकिल हो जाऊँ तो मेरे ख्याल में बेहतर है। 1 महीना हाथ होने में कितना वक्त लगता है, और मुझे अपने दिमाग को इतदाल पर लाने में कुछ अरसा लगेगा। तुम मकान में ज़रूरी अशिया के अलावा शराब की चंद बोतलें भी रखवा देना, और इन तमाम के अखराजात को ड्रामे से मिलने वाले मुआवजे में डाल देना। जेम्स ने मुस्कुराते हुए मकान की चाबियां इसके हवाले की और कार्टर इसके ऑफिस से बाहर निकला। चंद साल कबल जब कार्टर ने ड्रामे लिखने का आगाज़ किया तो शोहरत हासिल करने के बाद इसे मैनेजर की जरूरत महसूस हुई। जेम्स इन दिनों बेरोजगार था, इसके हालात बहुत अबतर थे। तब वो कार्टर के फ्लैट में आया, इससे काम की दरख्वास्त की। कार्टर ने इसे अपना मैनेजर रख लिया। ये वो सुनहरे दिन थे जब कार्टर का फन अपने अरूज पर था। इस पर सवाल लूसी से शादी करने के बाद हुआ। जेम्स ने उसे मना भी किया कि वो शादी ना करे, और अगर वो करना चाहता भी है तो लूसी से ना करे। इसके मतलब सब जानते हैं कि वो ज़हनी तौर पर बीमार है, तहम वो टीवी प्रोड्यूसर्स की इकलौती लड़की थी।
कार्टर ने जेम्स की बातों पर कान न धरे और लूसी से शादी कर ली। वो आज भी अपने इस फैसले पर अफसोस का इजहार करता है। शादी के पहले दिन ही लूसी ने इससे इतनी लड़ाई की जितनी कार्टर ने अपनी 30 साल जिंदगी के दौरान कभी नहीं की। इसे जल्द मालूम हो गया कि लूसी का ज़हनी तौज़ुन खराब नहीं था, बल्कि बर्दाश्त का मादा न होने की वजह से वो अपनी मर्जी के खिलाफ कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाती। ताहम इन लड़ाई झगड़ों की वजह से पहले ही साल कार्टर के वो ड्रामे बुरी तरह से नाकाम हो, लेकिन इसकी हैसियत पर अब भी फर्क नहीं पड़ा। इसे चंद मजीद ड्रामे मिल गए, लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये कि अगले साल वो भी नाकाम हो गए और कार्टर को काम मिलना कम हो गया। कुछ अरसे के बाद वो 3rd डिग्री राइटर्स की सफ में आने लगा। हालात रोज़ बरोज़ ख़राब होते चले गए और इससे अगले साल कार्टर को काम मिलना बंद हो गया। जब नौबत फाकू पर आने लगी तब कार्टर ने लूसी से मशवरा करने के बाद मकान का ऊपर वाला पोर्शन किराए पर दे दिया, लेकिन मसला तो वही था, इसे हर महीने 2 महीने बाद किराएदार तलाश करना पड़ते थे, क्योंकि लूसी इनके साथ लड़ झगड़ कर इन्हें मकान से भगा दिया करती। और सितम ज़रीफ़ यह थी कि इसका घर जिस टाउन में वाक़ था वहाँ गिनती के जाने मकान आते, इसलिए किराएदारों के जाने के बाद इसे शहर जाकर इश्तिहार देना पड़ता। फिर यह कि किस्मत में अगर किराएदार मिल गया तो गुजर बसर खींचतान कर होने लगती, अगर नहीं मिला तो नौबत उधार तक पहुँच जाती। टाउन वाले इसे दूर से देखकर रास्ता बदल लेते और वो बदनाम होकर रह गया था। जेम्स के ऑफिस से निकलकर कार्टर ने बस पकड़ी और वर्थ मेल टाउन आ गया। जब इसने घर में कदम रखा तो लूसी टीवी के आगे बैठी मार दाड़ पर मबनी कोई फिल्म देख रही थी और घर में अमन था। इसे कुछ हैरत हुई, लेकिन जल्दी हैरत का खात्मा हो गया जब लूसी ने इसे बताया कि किराएदार कमरा छोड़कर जा चुके हैं और उन्होंने इस महीने का किराया भी नहीं दिया। कार्टर सर थाम कर सोफे पर बैठ गया। लूसी इस तहज़ाइया लहजे में बोली, अब ये ना कहना कि तुम मुझे खाना खिलाने के लिए बाहर नहीं ले जा रहे, किराएदार और आ जाएंगे, इनके आ जाने की वजह से हम अपने खाने का प्रोग्राम मुलतवी नहीं कर सकते। कार्टर फट पड़ने वाले लहजे में बोला, खाने के लिए रकम कहाँ से लाऊं? किराएदारों को तुम टिकने नहीं देती हो, तुम्हारी वजह से मुझे भी काम नहीं मिल रहा। इन 2 ज़रियों के अलावा मेरे पास और कोई ज़रिया आमदन नहीं। लूसी हंसते फितरत चिल्लाते हुए बोली, तुमने क्या कहा? तुम्हें मेरी वजह से काम नहीं मिल रहा? कुछ खुदा का खौफ करो, तुम्हें टीवी में काम मेरे बाप ने दिलवाया था, तुम्हें इसका एहसानमंद होना चाहिए था। आज अगर तुम्हें काम नहीं मिल रहा तो तुम्हारी अपनी नाअहली की वजह से नहीं मिल रहा। अपनी नालायकी को मेरे सर पर थोपने की कोशिश न करो। कार्टर पीछे तो अब खाकर रह गया। आम दिनों में वो लूसी से बहस नहीं करता था, लेकिन आज परेशानी की वजह से वो अपने ऊपर एख्तियार न रख सका, इसलिए बात कुछ आगे बढ़ गई। लूसी गुस्से की वजह से पीछोताप खाने लगी। इस पर दिल का दौरा पड़ने लगा था। हाथों की मुट्ठियां बीच गई और वो कोई ऐसा हथियार तलाश करने लगी जिसे मारकर वो कार्टर का सर फाड़ डाले। इसका खूबसूरत चेहरा किसी डरावनी चुड़ैल जैसा हो गया, नचने फूलने और पिचकने लगे। कार्टर को दौरा खत्म करने का तरीका मालूम था और वो हमेशा ऐसा ही करता। इसने लूसी को बेहतियार अपने सीने से लगा लिया और माथा चूमते हुए बोला, तुम ठीक कहती हो, मेरी अब भी कोई औकात नहीं। अगर तुम मेरी ज़िंदगी में ना आती तो मैं मिट्टी की धूल बनकर कब का ख़त्म हो चुका होता। लूसी का जिस्म गुस्से की शिद्दत से मगलूब होकर खींचकर किसी तख्ते की मानिसत हो गया था। वो इन चंद बातों को सुनने के बाद नर्म होने लगा। कार्टर ने मजीद कहा, तुम्हारा घर मेरे लिए किसी नेमत से कम नहीं, इससे मुझे इतनी रकम मिल जाती है जिसमें गुजारा आसानी से हो जाता है। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। लूसी ने जिस्म को बिल्कुल ढीला छोड़ दिया और लंबे लंबे सांस लेने लगी। कार्टर सोफे पर यूं गिरा जैसे इसने अपनी जानिब आने वाले सुनामी का रुख तब्दील करके नामुमकिन को मुमकिन बना दिया हो। तब इसे जेम्स की मुलाकात याद आ गई, लेकिन यह वक्त लूसी से बातचीत करने के लिए मुनासिब नहीं था। वो दोबारा हाथ से कर सकती थी। वो खड़े होते हुए बोला, मैं गुस्से करके वापस आता हूँ। जेम्स के ऑफिस से वापस आने में घंटा लग गया। इस सफ़र ने इसे थका डाला था। लूसी सर्द लहजे में बोली, मुझे समझ में नहीं आती कि तुम गाड़ी क्यों नहीं खरीदते? इतना पैसा बचा कर क्या करोगे? मेरे ऊपर नहीं तो कम से कम अपने ऊपर ही खर्च कर डालो। कार्टर का दिमाग का पारा एक दफ़ा फिर चढ़ने लगा। वो लूसी की बेतुकी बातों का आदी था, लेकिन इस वक्त वो बहुत थका हुआ था और इसे बर्दाश्त करना इसके इख्तियार में नहीं था। ठंडे पानी के शावर ने इसके मुअत्तल होते हुए वासु को बहाल कर दिया और बाहर आ गई। लूसी टीवी लाउंज में बैठी ठंडी बियर पी रही थी। कार्टर ने हैरत भरे लहजे में पूछा, बियर कौन लाया? फ्रिज में तो नहीं थी। लूसी ने हंसते मामूल तल लहजे में जवाब दिया, कौन लाया से तुम्हारी क्या मुराद है? हमारे घर में नौकर नहीं है, मैं सुबह बाजार से लाई हूँ। कार्टर का दिमाग सर्द पानी से गुसल के बावजूद भी घूमने लगा, लेकिन इसने अब भी हत्तुल विसा तहम्मुल मिजाजी का मुजाहरा करते हुए पूछा, मेरे कहने का मतलब है रकम कहाँ से आई? घर में तो राशन डालने के लिए भी कुछ नहीं है। लूसी ने ऐसी नज़रों से देखा जैसे इससे इसकी दिमागी हालत पर शक हो और गुस्सीले लहजे में बोली, रकम दराज में पड़ी थी, मैंने वहाँ से उठाई। तुम्हारी तरह टाउन के किसी शख्स से उधार नहीं ली। तुम अपने लिए शराब ला सकते हो तो मैं क्या बियर नहीं ला सकती? कार्टर सर पीट कर रह गया। ये रकम इसने गैस का बिल जमा करवाने के लिए दराज में रखी थी। अमूमन वो रकम सेफ में रखता, लेकिन सुबह जेम्स के ऑफिस जाने के बाद इसने किराए के पैसे निकाले और बेदहानी के आलम में बिल की रकम दराज में छोड़ दी। इस गलती का खमियाजा इसे फजूल खर्ची की सूरत में बर्दाश्त करना पड़ा। वो फ्रिज की तरफ आया, इसने शराब की बोतल बाहर निकाली और गिलास भरने के लिए दोबारा टीवी लाउंज में चला गया। लूसी सोफे पर बैठी थी। कार्टर इसके करीब बैठ गया। इसने शराब का घूंट भरा और अपनी दिमागी कैफियत पर काबू पाते हुए प्यार भरे अंदाज में लूसी से मुखातिब होने लगा। वो कार्टर की इस अदा को पसंद करती थी। इस वक्त भी इसने पसंदीदगी का इजहार अपने सर को कार्टर के कंधे पर रख कर दिया। कार्टर ने शराब का तमाम गिलास अपने हलक में उंडेल लिया और खंकार कर गला साफ करते हुए बोला, तुमने पूछा नहीं कि मैं जेम्स के ऑफिस क्या करने गया था? लूसी ने हैरत भरी नजरों से इसकी तरफ देखा और तंजीर लहजे में बोली, जेम्स के ऑफिस में औरतों के कपड़े फरोख्त नहीं होते।
तो फिर यकीनन तुम्हें अपनी प्रोडक्शन के लिए कुछ लिखने के लिए बुलाया होगा। कार्टर शर्मिंदगी भरे लहजे में बोला, वाकई मेरा सवाल बेतुका है, लेकिन मैं इससे मुलाकात के बाद कुछ परेशान हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि बात को कैसे शुरू करूँ। लूसी दोबारा पटरी से उतरने लगी। मुझे जेम्स एक आंख नहीं पाता, तुम कोई और मैनेजर क्यों नहीं रख लेते, इससे बेहतर लाखों मिल जाएंगे। कार्टर को शराब की हाजत महसूस हुई, लेकिन वो दूसरा गिलास लेने फ्रिज की तरफ नहीं जाना चाहता था, क्योंकि शराब का कोटा खत्म होने वाला था और शराब खरीदने के लिए इसके पास पैसे नहीं थे और इसके पास वक्त बहुत कम था। जबकि इस वक्त मसला जेम्स के घर में अकेले मुंतकिल होने का था। वो तवील सांस भरते हुए बोला, तुम यूं ही जेम्स से बदगुमान हो। इसने हमेशा मेरे लिए कुछ ना कुछ बेहतरी काम तलाश किया है। जैसा कि आज इसने मुझे बताया कि प्रोड्यूसर को 10 साल पर मुश्तमिल सीरियल की जरूरत है और 1 महीने के दौरान इन्हें तमाम कहानी मैच स्क्रिप्ट के चाहिए। इनका तकाजा है कि मैं 1 महीने के अंदर अंदर शहर से बाहर वेरान इलाके में मुंतकिल होकर यकसुई से काम करूं और उनके लिए ये एक साथ लिखूं। लूसी होनहार निगाहों से कार्टर की तरफ देखने लगी और जहरीले लहजे में बोली, अगर तुम्हारा इरादा वहाँ अकेले मुंतकिल होने का है तो बोल जाओ, तुम जहाँ भी जाओगे मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। मेरी मानो तो प्रोड्यूसर को साफ इनकार कर दो। कार्टर ने झूठ का सहारा लेते हुए कहा, प्रोड्यूसर 10 साथ के $20,000 देने के लिए तैयार है, लेकिन मैंने $30,000 का तकाजा किया है। उम्मीद करता हूँ वो इसके लिए मान जाएगी, लेकिन उनका कहना यह है कि वो स्क्रिप्ट का तनकीदी मुआयना करेंगे और अगर वो इनके मेयार के मुताबिक हुआ तो अदायगी करेंगे। $30,000 के मुतालिक सुनते ही लूसी का जिस्म जज्बात की शिद्दत से कांपने लगा। वो पुरजोश लहजे में बोली, तो फिर तुम मुझसे वादा करोगे कि ड्रामे की अदायगी के बाद मुझे सोने का वो लॉकेट ला कर दोगे जिसका तुमने कई साल पहले वादा किया हुआ है और अब तक वो वादा वफा नहीं हो सका। कार्टर परेशान हो गया। वो जिस लॉकेट की बात कर रही थी इसकी कीमत $2,500 थी और कार्टर को उम्मीद नहीं थी कि प्रोड्यूसर ड्रामा लिखने के $10,000 भी देगा, लेकिन अब चूंकि बात मुंह से निकल चुकी थी इसलिए इसने हामी भरते हुए कहा, मैं तुमसे वादा नहीं करता था, हम कोशिश करूंगा कि वो लॉकेट तुम्हें ला दूं। लूसी एक दफा फिर हत्थे से उखड़ गई। तुम्हें वादा नहीं बल्कि अब भी फोन पर ज्वेलर से बात करना होगा और तुम्हें जानता है हम इस लॉकेट की अदायगी बाद में करेंगे। कार्टर को एक दफा फिर शिद्दत से शराब की हाजत महसूस हुई, लेकिन वो रात से पहले बोतल को हाथ भी नहीं लगाना चाहता था। तुम बेजा की जिद कर रही हो, अभी तक ड्रामे की बातचीत मुकम्मल नहीं हुई, मैं पहले ज्वेलर के मालिक को कैसे फोन कर सकता? क्या तुम्हें ये अच्छा लगेगा कि मामला तय ना होने की सूरत में बहालत मजबूरी हमें लॉकेट वापस करना पड़े? हमारी कितनी बेइज्जती होगी। लूसी बोली, इसे वापस करने की जरूरत नहीं है, हम आहिस्ता आहिस्ता अदायगी कर देंगे। मकान का ऊपरी हिस्सा भी जल्द किराए पर चढ़ जाएगा और इस दफा मैं एडवांस ज्यादा लूंगी। बस तुम ज्वेलर्स को फोन करके लॉकेट की पेशगी ले लो। कार्टर को मालूम हो गया कि वह लॉकेट के बयान नहीं मानेगी, इसलिए दरमियानी रास्ता इख्तियार करते हुए बोला, इस पर बाद में बातचीत करेंगे। अभी तो ये तय होना चाहिए कि मेरे जाने के बाद तुम महीने भर कैसे गुजारा करोगे। अब तो मकान का ऊपरी हिस्सा भी खाली हो गया, किराएदार होते तो इतना मसला नहीं था। लूसी बात को दरमियान में काटते हुए बोली, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम मुझे अपने साथ क्यों नहीं लेकर जाना चाहते। कहीं कोई लड़की वगैरह का चक्कर तो नहीं है? मुझे पहले भी तुम पर शक हुआ था जब तुम रात को छुप छुप कर ड्रामे की हीरोइन से बातचीत करते हुए पकड़े गए थे। कार्टर दांत पीसते हुए बोला, वो अपने किरदार पर बातचीत करने के लिए फ़ोन करती थी, चूंकि रात को फारिग होती थी इसलिए ही फ़ोन करती थी। छुप कर बात करने की जरूरत नहीं थी, मैं फ़ोन तुम्हारे सामने ही करता था। लूसी गुस्सीले लहजे में बोली, मुझे पूरा यकीन है कि अब भी तुम्हारे ड्रामे की हीरोइन वही होगी और तुम ड्रामा लिखने के बहाने इसके साथ गुल छड़े उड़ाने के लिए वहाँ ले जाना चाहते हो। कार्टर भी इस दफ़ा गुस्सीले लहजे में बोला, तो ठीक है, मैं कल सुबह जेम्स की गाड़ी में वहाँ जाने वाला हूँ, तुम हमारे साथ चलना और जेम्स से हीरोइन के मतलब खुद पूछ लेना, वो तुम्हें मकान के मतलब भी बता देगा। वहाँ लाइट नहीं है, इसके बावजूद अगर तुम वहाँ रहना चाहो तो मुझे कोई इतराज़ नहीं। लाइट का सुनकर लूसी परेशान होगी और कार्टर वर्थमेल टाउन के अगलौते डिपार्टमेंटल स्टोर के मालिक को फ़ोन करने लगा। वो 1 महीने का सौदा उधार भिजवा दें, वो अगले महीने अदायगी करेगा। डिपार्टमेंटल स्टोर के मालिक का नाम राजर था। वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, तुम्हारे पिछले महीने का हिसाब भी अभी चुकता नहीं हुआ और तुम किस डिठाई से अगले महीने का सौदा मांग रहे हो? पहले पिछला हिसाब साफ करो, इसके बाद अगले महीने की बात करना। कार्टर ने नरम लहजे में से मुखातिब करते हुए कहा, देखो राजर, मुझे एक ड्रामा लिखने का मुआवजा मिलने वाला है, मैं 2 महीनों के अंदर अंदर अदायगी कर दूंगा, तुम सिर्फ इस महीने का सौदा उधार दे दो। राजर दोबारा चिल्लाते हुए बोला, यह नामुमकिन है, मैं एक पेटी भी तुम्हें उधार नहीं दूंगा, चाहे तुम जितनी मर्जी मिन्नत समाजित कर लो, मेरे कान पर जूं भी नहीं रेंगने वाली। कार्टर तवील सांस लेते हुए बोला, ठीक है, तो फिर मैं अपने मकान के कागजात तुम्हारे पास रखवाने के लिए तैयार हूँ। अगर 2 महीने में अगली पिछली रकम ना चुका सका तो मकान अपने नाम करवा लेना। दूसरी जानब खामोशीदारी होगी। वो यकीन सोच में पड़ गया, शायद इसे ऑफर पसंद आई। कार्टर दोबारा बोला, अगर तुम्हें मंजूर नहीं तो फिर ऐसा करो, मेरे मकान के ऊपर के पोर्शन के लिए कोई किराएदार तलाश कर दो, इससे मिलने वाला एडवांस और किराया तुम रख लेना, तुम्हारा अगला और पिछला हिसाब चुकता हो जाएगा। राजर की आवाज़ नहीं थी, किराएदार ढूंढना मेरे लिए मुमकिन नहीं, मेरे ख्यालात में कागजात वाली बात मुनासिब है, तुम कागजात ले आओ, मैं सौदा दे देता हूँ। कार्टर ने रिसीवर रख दिया और लूसी की तरफ गया। वो टीवी पर बेहंगम गानों पर मबनी प्रोग्राम देख रही थी। इससे बात करना फजूल था, अगर वो करता तो उसे मकान के कागजात भी न देती, इसलिए टीवी लाइट से मुलहका अपने बेडरूम की तरफ गया। सेफ की चाबियां इसके पास थी, इसने सेफ खोला और कागजात वाली फाइल उठाकर मकान से बाहर निकला। लूसी को मालूम न हुआ कि वो कागजात गिरवी रखवाने के लिए राजर के पास जा रहा है और कार्टर के लिहाज से ये बेहतर भी था। 1 महीने की बात थी, ड्रामों का मुआवजा मिलते ही वो कागजात राजी से वापस ले लेता। बहरहाल इस वक्त इसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी। वो पैदल डिपार्टमेंटल स्टोर की तरफ चला गया। वो कार्टर के मकान से ज़्यादा दूर नहीं था। जब वो वहाँ पहुंचा तो राजर को अपना मुंतजिर पाया। इसके लोगों पर खुशामदी मुस्कुराहट रक्स कर रही थी। इसने कोई बात किए बगैर कार्टर से कागजात लेकर दराज में रख दिए, फिर संजीदा लहजे में से मुखातिब होते हुए बोला,
देखो, मैं ये सब करना नहीं चाहता लेकिन मजबूर हो रहा हूँ। तुम्हारी तरह मुझे भी चंद कंपनियों का कर्ज अदा करना है, वरना मुझे वो माल नहीं देंगे। इसके अलावा तुम जानते हो वर्थमेल टाउन की आबादी इतनी ज़्यादा नहीं है। इनमें से आधे से ज़्यादा रिहायशी उधार मांगते हैं, फिर वापस नहीं करते। बहरहाल तुम्हारे मकान के कागजात मेरे पास महफूज हैं, रकम देने के बाद वापस ले जाना। कार्टर सौदा लेकर वापस आया। जब इसने घर में कदम रखा तो लूसी ने इसे खुशखबरी सुनाई कि 2 मियाँ बीवी मकान देखने के लिए आ रहे हैं। मैंने इन्हें एडवांस और किराए से आगाह कर दिया है। उन्होंने वादा किया है कि वो जल्द अपने फैसले से मुतले कर देंगे। कार्टर ने इत्मीनान का सांस लिया। हुर्दनोश का मामला तो हल हो गया था। अब अगर मकान का ऊपरी पोर्शन किराए पर चढ़ जाता तो वो लूसी की तरफ से बेफिक्र होकर आराम सुकून के साथ ड्रामे के प्लाट पर काम कर सकता था। इसे ये फिक्र भी ना होती कि इसके पीछे लूसी घर में तनहा है। इसे वाकई अंधेरे से खौफ महसूस होता था और अगर लाइट खराब हो जाती तो वो जीते जी मार जाती। वो अपने कमरे में आ गया। इसने लूसी को मकान के कागजात राजिर को देने के मुतालिक नहीं बताया। दूसरी सुबह जेम्स अपनी गाड़ी में वर्थ में लाया। कार्टर तैयारी कर चुका था। इसके पास सामान ज़्यादा नहीं था, सिर्फ एक ब्रीफ केस था जिसमें ज़्यादा लिखने लिखाने का सामान था, मसलन सफ़ू का पलंदा, टाइपराइटर और पेन वगैरह। लूसी पिछली सीट पर सामान वाले ब्रीफ केस के साथ बैठ गई और कार्टर जेम्स के साथ अगली सीट पर विराजमान हो। इसे यकीन नहीं था कि लूसी उसे छोड़ने के लिए मकान तक जाएगी, लेकिन सुबह सवेरे वो तैयार हो गई। तमाम ये अच्छा था। इसके दिल में पैदा होने वाला शक भी खत्म हो जाता, फिर वो कार्टर को बाकी महीने तक न करती। इसके गाड़ी में बैठने से कबल कार्टर ने जेम्स को चंद बातें जहन नशी करवा दी, जिनमें से अक्सरियत ड्रामे से मिलने वाले मुआवजे के मुतालिक ताल्लुक रखती थी। गाड़ी में बैठते ही सबसे पहले जेम्स ने लूसी से चापलूसाना अंदाज में हैरियत दरियाफ्त की। लूसी ने जवाब देने के बजाय मुंह बना लिया और चेहरा फेर लिया। जेम्स हिफ्फत मंडाने के लिए कार्टर से मुखातिब होते हुए बोला, मैं तुम्हें प्रोडक्शन में काम करने की पेशगी मुबारक देता हूँ। इन्हें तुम्हारे ड्रामे का प्लाट काफी पसंद है, इसलिए वो $30,000 देने के लिए राजी हो गए हैं। लूसी ने चौंक कर कार्टर की तरफ देखा। कार्टर मुस्कुराते हुए बोला, खुश होने की जरूरत नहीं, ये रकम ड्रामा मुकम्मल होने के बाद मिलेगी, वो भी इस सूरत में जब इन्हें प्लाट पसंद आया और मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं इनकी तवक्कुआत पर पूरा उतरने में कामयाब हो जाऊँ। लेकिन इस सूरत में मुमकिन है जब मकान में मुझे कोई तंग न करे। लूसी गुस्सीले लहजे में बोली, मकान में तुम्हें तंग कौन करेगा? तुमने खुद ही मुझे बताया है कि तुम वहाँ अकेले हो। कार्टर ने इकरार में सारी लाया, बेशक मैं वहाँ अकेला हूँगा, लेकिन मुझे फ़ोन कॉल भी परेशान कर सकती है, इसलिए कोशिश करना कि फ़ोन ना करना। फिर मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मकान में बिजली नहीं है, वरना मैं तुम्हें अपने साथ रखता। लूसी झंझलाए हुए लहजे में पूछने लगी, अगर वहाँ लाइट का इंतजाम नहीं तो तहरीर कैसे करोगे? कार्टर मुतवक्का सवालात की जवाब पहले ही तैयार कर चुका था, इसलिए झट से बोला, मैं तहरीर पर काम दिन में करूँगा और सारे शाम सोने के लिए लेट जाऊँगा। मुझे यकीन है कि जल्दी सोने का हाथ रहा असर मेरी तहरीर पर पड़ेगा। लूसी बात काटते हुए बोली, लेकिन मैं रोज़ाना तुम्हें फ़ोन किया करूंगी, मैं तुमसे बेखबर नहीं रहना चाहती। मुझे अब भी यकीन है कि तुम टीवी ड्रामे की हीरोइन को सुनसान मकान में बुलाकर गुलछड़े उड़ाने की तैयारी कर रहे हो। कार्टर ने तवील सांस लिया। वो बेशक इस पर शक ही कर रही थी, लेकिन इसने इसके साथ रहने का इरादा मुलतवी कर दिया था, जो कि बहुत खुशैन बात थी। अब वो खुलकर कहानी के प्लाट पर काम कर सकता था। इसके पास चौंका देने वाला आइडिया मौजूद था। इसे यकीन था कि वो इसे दिखाकर प्रोड्यूसर को मुतासिर कर सकेगा। मकान शहर से दूर नहीं था, ताहम इलाका रेतला होने की वजह से वहाँ कोई आता जाता नहीं था, आबादी भी कम थी। जेम्स सर्दियों के दिनों में वहाँ रहने के लिए आता और चंद दिन गुजारने के बाद वापस चला जाता। जेम्स ने गुज़श्ता रोज़ मकान की सफाई करवा दी थी और कार्टर के इसरार पर इसने चंद शराब की बोतलें भी फ्रिज में रखती थी। अब कार्टर इन दोनों के वापस जाने का इंतजार कर रहा था। इसके बाद वो ड्रामे के प्लाट पर काम शुरू करना चाहता था। गाड़ी को कार पोर्च में खड़े करने के बाद वो तीनों मकान के अंदर आ गए। जेम्स ने बिजली का फ्यूज निकाल दिया था, इसलिए मकान में लाइट नहीं थी। कार्टर को मालूम था कि फ्यूज कहाँ रखा हुआ है। वो बाद में इसे लगाकर बिजली की सप्लाई बहाल कर सकता था, लेकिन मकान में दाखिल होने के बाद लूसी की निगाह बिजली की तार और बल्ब पर पड़ी तो वो दहाड़ते हुए बोली, यार बल्ब मौजूद है तो फिर बिजली भी होगी, तुमने मुझे झूठ बोला। कार्टर ने मुस्कुराते हुए बताया, आज से चंद माह कबल मौजूद थी, लेकिन बिल जमा ना करवाने की वजह से कट गई, क्योंकि जेम्स यहाँ रहता ही नहीं। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो बल्ब जलाकर देख सकती हो। लूसी ने आगे बढ़कर तमाम बटन ऑन कर दिए, लेकिन बल्ब रोशन नहीं हुए। वो जिन जलाकर बोली, कैसा कर रहा है जिसमें बिजली नहीं? कार्टर मुस्कुराता हुआ कमरों की तरफ आया। वहाँ सिर्फ 2 कमरे थे, एक नीचे दूसरा उसके ऊपर। किचन और बाथरूम नीचे वाले कमरे के साथ थे। वहाँ बेड के अलावा 2 कुर्सियाँ रखी हुई थी और दूसरी मंजिल वाले कमरे में सोफा सेट, मेज के अलावा मुख्तसर अलमारी थी। इस कमरे के सामने की दीवार शीशे की थी, जिससे तमाम रेगिस्तान साफ दिखाई देता था। कमरे में हब्स तारी था। जेब ने आगे बढ़कर शीशे की दीवार में बनी हुई खिड़की खोल दिया, लेकिन हब्स पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। रेगिस्तान में गर्मी बहुत ज्यादा थी। जेब ने बताया, बिजली ना होने की वजह से मकान में एसी नहीं है, इसलिए तुम्हें गर्मी बर्दाश्त करना होगी। कार्टर को गर्मी बुरी नहीं लगती थी, लेकिन लूसी के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। कुछ देर ही में वो पसीने में नहा गई और तीनों निचले पोर्शन में आ गई। यहाँ गर्मी काबिले बर्दाश्त थी। जेब ने आगे बढ़कर कारपोर्च के सामने दीवार की खिड़की को खोल दिया। इस कमरे में बेड के साथ खिड़की थी ताकि आसानी से हवा की क्रॉसिंग हो सके। जेब ने बताया, तुम इसे बाद में खोल लेना, ताहम मेरे ख्याल में तुम्हें ऊपर जाने की जरूरत नहीं। नीचे वाला कमरा रिहाइश के लिए बेहतरीन है। इस कमरे की दोनों खिड़कियां खुलने के बाद कमरा अच्छा खासा ठंडा हो जाता है। और खाने के लिए रेगिस्तान से बाहर आबादी के करीब रेस्टोरेंट है, तुम वहाँ जा सकते हो। कारपोर्च में मोटरसाइकिल खड़ी है, मैंने कल ही यहाँ भिजवा दी थी, इसमें पेट्रोल भी है, तुम इसे इस्तेमाल कर सकते हो।
लूसी जो जलाए हुए लहजे में बोली, अगर तुम्हारी तकरीर खत्म होगी तो हम वापस चले, गर्मी की शिद्दत से मैं पिघलने लगी हूँ। जेम्स ने कार्टर की जानिब देखा, वो मुस्कुराते हुए बोला, मकान हर लिहाज से मेरे लिए मुनासिब है, मैं बआसानी प्लाट मुकम्मल कर लूंगा, तुम वक्तन फ़क्तन यहाँ के चक्कर लगाते रहना, मुझे अगर कुछ चाहिए होगा तो तुम्हें बता दूंगा। फिर वो दोनों रुखसत हो गए। कार्टर इत्मीनान का सांस लेने लगा और अपने मुस्तर सामान को तरतीब देने लगा। इसने टाइपराइटर और कागजात के बुलंदों को कुर्सी पर रखा, फिर दूसरी कुर्सी को करीब कर लिया। इसकी राइटिंग टेबल तैयार हो गई। कपड़ों को इसने अटैची केस से बाहर नहीं निकाला, इन्हें लटकाने की जगह कमरे में मौजूद नहीं थी। टूथपेस्ट और ब्रश को इसने बाथरूम में रख दिया। वाश बेसन में पानी आ रहा था लेकिन वो बहुत गर्म था, इसलिए वह नहा नहीं सकता। रेगिस्तान की गर्मी वाकई नाकाबिले बर्दाश्त थी, लेकिन इसे फिक्र नहीं थी। खुशी इस बात की थी कि वो एक महीना के लिए लूसी से दूर आ गया था। शादी के बाद ऐसा पहली दफा हुआ था, वरना वो साई की तरह इससे चिमटी रहती। वो बेडरूम में आ गया। अटैची केस में निकर और बुनियान थी, इसने इन्हें पहना और बेड पर लेट गया। खिड़की में कदरे ठंडी हवा कमरे में आ रही थी, इसे नींद आने लगी। वो कुछ देर में ही गहरी नींद सो गया। ख्वाब में वो अपने आप को लड़कियों के जुर्मट में गिरा हुआ देखता रहा। फिर ना जाने कहाँ से लूसी बरामद हुई। इसने पूरी कुव्वत से कार्टर के चेहरे पर तमाचा रसीद किया। कार्टर हड़बड़ाकर नींद से बेदार हो गया। सूर्य गुरूब हो रहा था और कमरे में मलगजा सा अंधेरा जारी था। वो उठकर किचन की तरफ आया। यहाँ कैबिनेट में फ्यूज रखा हुआ था, इसने उठाया और कारपोच में लगे हुए होल्डर में लगा दिया। मकान रोशनियों से जगमगा उठा और गर्मी की शिद्दत में कमी वाक़ हो गई थी। इसे भूख महसूस हुई। जेम्स ने आते हुए चंद डॉलर इसकी जेब में डाल दिए थे। पोर्च में मोटरसाइकिल खड़ी थी, वो काफ़ी पुरानी सी, लेकिन इसका इंजन जानदार था। वो मोटरसाइकिल को खींच तान कर मकान से बाहर ले आया। किक मारकर इसे स्टार्ट किया तो वो फौरन स्टार्ट हो गई। इसे रेगिस्तान में निकालता हुआ सड़क पर आ गया। हवा चल रही थी। इसे दूर, बहुत दूर आबादियों की मलगजी सी लाइटें दिखाई देने लगी। वो कितने दिनों बाद पुरसुकून था, इसके लिए इसका मूड भी खुशगवार हो गया। वो तरंग में आकर सीढ़ी बजाने लगा। रेस्टोरेंट आबादी के पास वाक़ था, ताहम इसकी जेब में बहुत कम रकम थी। इस रकम से सुबह नाश्ता भी करना था। हल्का फुल्का खाने के बाद वो वापस मकान की तरफ आ गया। इसके चेहरे पर सरशारी के तासुरात थे। वो अपने आप को पुरसुकून महसूस कर रहा था। आज का आधा दिन इसने सोकर गुजारा, अब वो तमाम रात कहानी के प्लाट पर काम कर सकता है। इसने शराब की बोतल डीप फ्रीजर में से बाहर निकाली और 2 गिलास पीने के बाद कुर्सी पर बैठकर तहरीर करने लगा। लेकिन वो अपनी कारकर्दगी से अब मुतमईन नहीं था। इसे अपनी सलाहियत को बहाल करने के लिए चंद दिन मजीद दरकार थे। सुबह काज़ब के करीब वो बिस्तर पर गिरकर बेसुध सो गया।